हाँ जी बेटा, 12th क्लास, वेलकम अगेन भाई। तो लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे? एटम बेटा, एटम में हमने डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स और उसमें ज़्यादा फिर हमने बोहर्स एटॉमिक थ्योरी डिस्कस किया है। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। तो न्यूमेरिकल वाला टॉपिक था बेटा, कर लिया। अब यार एटम एंड न्यूक्लियस का लास्ट पार्ट है न्यूक्लियस। देखो पूरी मॉडर्न फिजिक्स मैंने बोला 3 पार्ट में बटी हुई है। फर्स्ट पार्ट में हम करते हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली कंसेप्ट। सेकेंड पार्ट में एटम, थर्ड पार्ट में न्यूक्लियस। सीबीएसई के हिसाब से देखो तो 2 चैप्टर हैं ये। पहला चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स में 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर एटम एंड न्यूक्लियस, सॉरी ड्यूल नेचर ऑफ मैटर वाला, और दूसरा वाला एटम एंड न्यूक्लियस। ओके, वैसे हम कहते हैं 3 पार्ट में है, एक ड्यूल नेचर वाला, एक एटम और एक न्यूक्लियस। अब बेटा न्यूक्लियस में काफी चीजें होती हैं। इस बार इसमें से ज्यादातर पोर्शन कट चुका है इस बार के सीबीएसई एग्जाम के लिए, लेकिन हम इसमें लगभग जितना होता है वो सारा करवा देंगे। ठीक है, 3 या 4 लेक्चर लगेंगे, 3 लगेंगे इसकी थ्योरी वोरी करते वक्त, तो मैं सारा करवा दूंगा। बाकी आपको बता देंगे कि यार ये वाला इस बार डिलीट हो गया है, ये वाला इस बार नहीं करना, तो एग्जाम में लास्ट में मत करना। लेकिन बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारी चीजें आ जाएंगी। तो एक रेडियो एक्टिविटी पोर्शन है वो डिलीट हो चुका है, लेकिन हम उसको सारे को करवा देंगे। ओके, फिलहाल आज तो फर्स्ट ही लेक्चर है न्यूक्लियस का। इसमें जितनी बातें आएंगी भाई वो सारी सिलेबस में है। पहले 2 लेक्चर वाला बिल्कुल सिलेबस वाला होगा, तीसरे लेक्चर में जो है वो सिलेबस में नहीं होगा, लेकिन हम आपको करवाएंगे, पूरा करवाएंगे, विद न्यूमेरिकली करवा देंगे जैसे नॉर्मली करवाते होते हैं। ओके जी, तो बेटा पहले तो हेडिंग देखो न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर वर्ड कहां से आ गया? न्यूक्लियस से थ्योरी ज्यादा है, मैथमेटिकल कम है बेटा आज के लेक्चर में, और आपके खुद के पढ़ने वाला ज्यादा होगा। तो मैं आपको बस गाइड ही करूंगा, टॉपिक्स मिस ना हो जाए, वो सारे मैंने लिख दिए हैं, एक एक बार में बता देने आपको। तो बेटा जो न्यूक्लियाई वर्ड न्यूक्लियस से आ गया, न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म है। न्यूक्लियस मतलब एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मतलब 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियस। तो प्लूरल फॉर्म में न्यूक्लियस को क्या कह देंगे हम? न्यूक्लियाई कह देंगे, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस। तो कई बार नाम में कंफ्यूजन हो जाती है ना कि चला न्यूक्लियस को न्यूक्लियस क्यों नहीं लिखा, न्यूक्लियाई क्यों लिखा हुआ है? तो भाई प्लूरल फॉर्म है इसका। तो न्यूक्लियस से क्या बना? न्यूक्लियाई। तो एटम में अगले ने एटम्स नहीं लिखा, उसको सिंगुलर में चलता है। वैसे तो फिर पूरा होना चाहिए था एटम्स एंड न्यूक्लियाई, लिखने में क्या आता है? एटम एंड न्यूक्लियाई। अब उस पर अपना जोर नहीं है हेडिंग वेडिंग में, बस हमने बता दिया कि न्यूक्लियाई का मतलब न्यूक्लियस ही है, बहुत सारे न्यूक्लियस। ठीक है जी, हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना। अब ये तो पता है कि पता लग गया एक एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन उसके आसपास रिवॉल्व करते रहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, अब एटम की स्टडी हुई, बहुत कुछ हुआ, उसके बाद लोग अंदर घुस गए। वो कहते हैं कि यार न्यूक्लियस में भी देखो क्या है, फिर उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर वो आपस में उनमें क्या रिलेशन है, उसके अंदर तो उन्हें कोई रिएक्शन वैक्शन होती। कई न्यूक्लियस स्टेबल हैं, कई न्यूक्लियस अनस्टेबल हैं, यानी कुछ ज्यादा देर रहते नहीं टूट जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें थी जिनके चलते कई पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। तो लोगों ने सोचा यार अब न्यूक्लियस की भी क्या करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। कहता मैटर के अंदर तो घुस गए, एटम तक पहुंच लिए, अब एटम के अंदर भी घुसते हैं, उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर घुस के देखते हैं। उसके बाद लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर भी घुसने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन अभी फिलहाल स्टडी किसकी होगी? न्यूक्लियस की। यानी हम एटम वाले पार्ट को पीछे छोड़ देते हैं। अब वो तो पता लग गया कि एटम होता है, इलेक्ट्रॉन को भी छोड़ देते हैं। कहां चलते हैं?
न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है जी। अब न्यूक्लियस को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देते हैं, यानी अपनी अगली स्टडी जो है किसकी है, न्यूक्लियस की है, न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है जी। ओके, तो अब ये बड़ा सा हमने बना दिया, मैग्नीफाई कर कर न्यूक्लियस को बड़ा करके शो कर दिया ताकि उसके अंदर हम स्टडी कर सकें। ओके, अब वैसे बहुत छोटा होता है एटम जो होता है, जो भी चीजें आएंगी भैया अपना नोट वोट करते रहना। अगर एटम की बात करो बेटा, उसका जो साइज है वो एंगस्ट्रॉम में होता है, 10⁻⁻10 मीटर। मतलब देखो हर एटम का साइज अलग अलग होगा, कोई बड़े होते हैं कोई छोटे होते हैं, लेकिन ऑर्डर सबका 10⁻⁻10 मीटर आता है। ऑर्डर सबका 10⁻⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम में आएगा। अब मैं अगर न्यूक्लियस की बात करूं तो इसके रेडियस की बात करूं, एटम के साइज मतलब बेटा एटम का रेडियस है, तो इसका ऑर्डर फेम्टोमीटर में आता है, 10⁻⁻15 मीटर। इसको हम फर्मी भी कहते हैं। ठीक है जी। तो जो न्यूक्लियस है बेटा, उसका जो साइज है वो फेम्टोमीटर में है, एटम का साइज 10⁻⁻10 यानी एंगस्ट्रॉम में है। अब दोनों में 5 का फर्क है, 10⁵ का फर्क है, यानी 5 जीरो का फर्क है, यानी 1 लाख, 10⁵ का फर्क हो गया, मतलब 1 लाख का फर्क हो गया। यानी न्यूक्लियस एटम के कंपैरिजन में लाख गुना छोटा होता है, आधा नहीं, 1/3 नहीं, 1/10 नहीं, 1 लाख टाइम्स स्मॉल है न्यूक्लियस एटम के कंपैरिजन में। यहां कह लो जो एटम है वो न्यूक्लियस के कंपैरिजन में 1 लाख टाइम्स बड़ा है। तो बस कुछ टर्म्स ही बतानी है, लिखने लिखाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ आएगा नहीं, जल्दी ही कवर अप कर देंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। मेन बेटा आपको ये खुद ही स्टडी करना है। बेसिकली क्या है, थ्योरी है, ये आपको खुद ही स्टडी करना है। आधी चीजें आती हैं, कुछ चीजें एक आधी नहीं आएंगी, तो ये टोटली क्या है यार, थ्योरेटिकल पार्ट है। हाँ, क्वेश्चन तो देखो अब आ ही जाएंगे, थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो, डेरिवेशन हो, कुछ भी हो, क्वेश्चन तो आएंगे। डेरिवेशन कोई आएंगे नहीं यहां पर, अभी ज्यादा पढ़ने वाली चीजें होंगी। तो न्यूक्लियस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, बीच में न्यूक्लियस का जो रेडियस है उसका ऑर्डर आपको बता दिया। अब एक बार सीक्वेंस पकड़ते हैं। न्यूक्लियस जो है उसकी जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन मतलब उसके अंदर क्या क्या होता है, तो अब ये तो वैसे ही पता है, इसके अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूमते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। ठीक है, शुरू शुरू में इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी माने गए, लेकिन आगे प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं हो सकते। स्टार्टिंग की जो कंपोजिशन थी ना, उसमें लोगों ने बोला, अब यहां पे एक नोट करने वाली बात बता रहा हूं और एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, यही कर देता हूं। क्वेश्चन आ जाता है कि वाई इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट एग्जिस्ट इनसाइड। बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, ही आ गया। अब ये तो हमें पता है ना, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, लेकिन बेटा शुरू शुरू में लोगों ने यह भी माना कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। न्यूट्रॉन पहले थे ही नहीं, न्यूट्रॉन की खोज तो बहुत बाद में हुई है। न्यूट्रॉन्स की खोज तो काफी बाद में हुई है यार, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पहले से चल रहे हैं। ये तो 1932 में एक चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन की खोज की। तो न्यूट्रॉन का कंसेप्ट काफी बाद में आया यार, पहले तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ही समझते थे और पहले कहते थे इलेक्ट्रॉन अंदर ही है। फिर बाद में कुछ कैलकुलेशन हुई और ये प्रूव कर दिया कि यार अंदर तो हो नहीं सकते,
अब इस पे बेस्ड ना क्वेश्चन बहुत बार आया है, सीबीएसई एग्जाम में बहुत बार आया, व्हाई इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। अब इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने ये कहनी है कि यार जो न्यूक्लियस का रेडियस है ना, उसका जो साइज है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का है। ठीक है जी, तो किस ऑर्डर का है? 10⁻⁻15 मीटर यानी फेम्टोमीटर। लेकिन कहते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालें नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, उसके हिसाब से उसका जो भी मोमेंटम आएगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन की बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालें, आपने याद करो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक फार्मूला पड़ा हुआ है 12.27 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, याद करो। अब और भी कई तरीकों से निकालो ना, तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो एंगस्ट्रॉम में आती है। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10 मीटर का ऑर्डर। अब यार ये 10⁻10 मीटर है और न्यूक्लियस का साइज 10⁻15 मीटर है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ न्यूक्लियस के साइज से ही लाख गुना बड़ी है। इसकी एक डी ब्रोगली वेवलेंथ न्यूक्लियस के साइज से बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स ये इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इसकी खुद की डी ब्रोगली वेवलेंथ न्यूक्लियस के साइज से बहुत ज्यादा बड़ी है, या कह लो न्यूक्लियस का साइज इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ के हिसाब से बहुत कम है, वो उसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अंदर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। और डी ब्रोगली वेवलेंथ तो इनके पास होती है। तो बेटा ये क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे एक्सप्लेनेशन कर लेना। देखो थ्योरी चलती रहेगी, बीच बीच में मैं 2 4 5 जो इंपॉर्टेंट बातें वो डिस्कस करा दूंगा। मुझे याद आ गया, मैं तो सिंपल सी बात क्या डिस्कस कर रहा था कि कंपोजिशन सबको पता है, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, लेकिन पहले न्यूट्रॉन तो थे ही नहीं। ओके, लोग कहते थे इलेक्ट्रॉन है, फिर प्रूव हो गया इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अब कैसे प्रूव हुआ? वो डी ब्रोगली कंसेप्ट के हिसाब से हो गया कि भैया डी ब्रोगली वेवलेंथ तो बहुत बड़ी है इसकी, और न्यूक्लियस का साइज इसको सहन ही नहीं कर सकता। इतनी छोटी सी जगह पे इतनी बड़ी डी ब्रोगली वेवलेंथ का पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। प्रूव हो गया। आज की डेट में क्या बात है जी, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बीच में चलो वो भी आ गया, बीच में चैडविक का नाम भी आ गया। तो कंपोजिशन देख लेना, इसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, वो प्रूव हो गया कि अंदर नहीं हो सकते, वो बाहर होते हैं। तो कंपोजिशन ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये दोनों इसके अंदर के पार्टिकल हैं। कंबाइनली इनके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन यानी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स। दोनों, न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियन कहेंगे, प्रोटॉन को भी न्यूक्लियन कहेंगे, दोनों के सम को भी न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। न्यूक्लियन मतलब द पार्टिकल विच एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है जी, तो कंपोजिशन हो गई, पता ही है। न्यूक्लियॉन्स वर्ड जो आ रहा है वो बार बार आएगा, तो मतलब पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्टिकल यही होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ओके, बाकी अगर न्यूक्लियस की बात होगी तो उसका कुछ ना कुछ एटॉमिक नंबर होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के। और मास नंबर भी, ये एटॉमिक नंबर जेड है यार, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है।
अब ये मास नंबर है। मास नंबर क्या होता है? एक्चुअली ये मास को ही रिप्रेजेंट करता है, मास को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मास नंबर का मतलब, मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एन क्या मान लेता हूं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जेड क्या होता है फिर तुम्हारा? एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर कभी भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो क्या करोगे? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर लोगे। अब इसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, पता ही है आपको, छोटी मोटी बातें। तो ये भी हो गया। ओके, पढ़ लेना भाई। उसके बाद अगली बात, एक ये पता होगा आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। जैसे हाइड्रोजन की हमने कई बार बात की, 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक को कहते हैं हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन, दूसरे को ड्यूट्रॉन और तीसरे को ट्राइटोन या ट्रिटियम। ठीक है, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, कईयों के होते हैं। अब यहां पे न्यूक्लियस वाले चैप्टर में वी आर डीलिंग विद न्यूक्लियस, तो हमें आइसोटोप्स को लेकर चलना पड़ता है। हमने बोला ना हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, H11, H12, H13, H11, H12 एंड H13। अब ये H11, H12, H2, H13, ये तीनों के तीनों देखो सेम एटम है। अगर आप पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखो, एटम के हिसाब से देखो, इसको एक ही मानते हो आप। एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। लेकिन भाई इन तीनों के न्यूक्लियस में फर्क है। इसका न्यूक्लियस के अंदर एक ही पार्टिकल है, एक प्रोटॉन बस। इसके न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल हैं, इसके न्यूक्लियस के अंदर 3 पार्टिकल हैं। तीनों के न्यूक्लियस अलग अलग हो गए। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में ये 3 अलग अलग चीजें हैं। देख, एटॉमिक लेवल तक हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन, उसको एक ही मानते हैं। न्यूक्लियर लेवल पे चले गए, हमने नहीं देखना हाइड्रोजन, हमने देखना भाई इसके न्यूक्लियस क्या है, डिफरेंट है। तो ये 3 पार्टिकल हो गए हमारे लिए, 3 अलग अलग। इसकी जब लिस्ट बनेगी ना, पीरियोडिक टेबल में जब लिस्ट बनती है, सारी प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर के हिसाब से चल रही हैं। लेकिन भाई न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी उसके न्यूक्लियन नंबर के हिसाब से चलती हैं, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं। अब यूरेनियम है, यूरेनियम के कई आइसोटोप होते हैं, 235 भी होता है, 236 भी होता है, 234 भी होता है। अब इनके न्यूक्लियस अलग अलग हैं, तो इनके न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती हैं। कार्बन की बात कर लें, एक कार्बन 12 होता है, एक कार्बन 14 होता है। ओके, अब कार्बन 12 है, ये अलग चीज है, कार्बन 14 अलग चीज है। ये स्टेबल है, ये बड़ा अनस्टेबल होता है, रेडियो एक्टिव होता है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम आइसोटोप्स जो है ना, जो इनको अलग अलग ही मानेंगे। अब ये 3 पार्टिकल हैं, ये 2 अलग अलग पार्टिकल हैं, ये 2 अलग अलग पार्टिकल हैं। कार्बन 13 भी होता है, 3 आइसोटोप होते हैं इसके। सबसे ज्यादा कार्बन 12 पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, रेडियो एक्टिव होता है। ओके जी, तो आइसोटोप्स पता ही होगा। आइसोबार जिनका मास नंबर सेम है, ये क्या थे? जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। आइसोबार को क्या होगा? जिनका मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग अलग। वैसे इस चैप्टर में ज्यादा डीलिंग अपनी आइसोटोप से होगी। आइसोटोन्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। देख, ना मास नंबर की गारंटी है, ना एटॉमिक नंबर की गारंटी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, न्यूट्रॉन्स। इसमें क्या है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम सेम है। इसमें क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, यानी एटॉमिक नंबर। इसमें क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। ये भी अब अपने आप देखते रहना, कोई खास बात
नहीं है इसमें। ठीक है जी। अब इसके बाद थोड़ा सा जरूरी वाली बातें शुरू हो जाएंगी बेटा, ये तो जनरल बात थी यहां तक। इसके बाद थोड़ा जरूरी वाली बातें स्टार्ट होंगी, तो उन पे भी थोड़ा सा ध्यान देना। मतलब जो अभी किया उन पे थोड़ा सा ध्यान देना, जो अब करने जा रहे हैं उस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि यहां से थोड़ा सा और तरीके से चीजों को लेंगे। फिर इनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। यह तो कुछ नहीं है, कंपोजिशन में थोड़ी आएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये क्या होता है, यहां पे क्वेश्चन नहीं आएगा। यहां से क्वेश्चन भी बनने शुरू हो जाएंगे, तो दूसरे तरीके से इनको लेते हैं फिर हम। अब बेटा दो टर्म आ रही हैं अपने पास, देखो ऊपर वाला ये हमने डिस्कस कर लिया, 1 2 3 ये बातें होगी। अब है एटॉमिक मास यूनिट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दोनों के बीच में रिलेशन। ये चीज ध्यान से समझना, जरा थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको। ओके बेटा, तो अगली बात एएमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर मैम। देखिए एक है एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, कभी कभी इसको यू से डिनोट करते हैं। एक वर्ड है अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इस चैप्टर में हमें डील करना है छोटे मोटे पार्टिकल्स के साथ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से भी मान लो हमने डील नहीं करना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से करना है। अब ये छोटे मोटे पार्टिकल्स हैं, तो इनके पास मास भी तो होगा ना, है तो पार्टिकल ही। तो मान लो प्रोटॉन है, उसका मास mp है, एक न्यूट्रॉन है, उसका मास क्या है, mn है। अब ये बहुत छोटे मासेस है ना, बहुत ही छोटे मासेस है ना, वेरी वेरी स्मॉल। तो इनके मासेस ठीक है हमें केजी में पता होने चाहिए, लेकिन इनके लिए एक स्पेशल यूनिट यूज होती है जिसको क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहते हैं इसको, एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू पता होना चाहिए सबसे पहली बात। तो मैंने बोला है क्या है एएमयू, इट इज अ स्पेशल यूनिट ऑफ मास। मास की एक स्पेशल यूनिट है जो कि वेरी वेरी स्मॉल मासेस के लिए आमतौर पर हम यूज करते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए ना, है क्या ये एएमयू, इट इज अ स्पेशल यूनिट ऑफ मास। ठीक है, और छोटे मोटे पार्टिकल्स के मास को रिप्रेजेंट करने के काम में आएगी। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है भाई, ये भी क्या है, इट इज अ स्पेशल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये स्पेशल यूनिट है किसकी, एनर्जी की। इट इज अ स्पेशल यूनिट ऑफ एनर्जी। और छोटी मोटी पार्टिकल्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के काम में आती है ये। ठीक है, जो कि वैल्यू में वेरी वेरी स्मॉल है। अब देखो एनर्जी हमें जॉल्स में चाहिए होती है नॉर्मली, लेकिन यार जब एनर्जी बहुत कम हो, जॉल में रिप्रेजेंट करने में लंबी सी फिगर आ जाती होती है, तो उसको स्पेशल यूनिट रिप्रेजेंट कर देंगे हम स्पेशल यूनिट से। तो पहली बात तो ये समझो एएमयू है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है क्या। पूरे चैप्टर में एएमयू इलेक्ट्रॉन वोल्ट चलता रहेगा भाई। तो एएमयू बड़ी छोटी यूनिट है मास की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटी यूनिट है एनर्जी की। अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो तुमने पढ़ा ही हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इनटू 10⁻⁻19 जूल। ये वैसे ही तुम्हें पता है, इसका खूब यूज किया आपने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर वाले में। वहां पे भी तो छोटे मोटे पार्टिकल्स थे या फोटॉन्स थे,
और फोटोन के पास भी कम एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती होती थी। ऐसे ही अगर मैं एएमयू की बात करूं, पहले वैल्यू लिख देते हैं, 1 एटॉमिक यूनिट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। भाई मेरी याद रखनी है, नोट्स खोलो, नोट्स में पहले 1-2 पेजेस में ही ये सब बातें सिखाई गई हैं इसमें। तो इट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, याद रखना है। मास ऑफ प्रोटॉन अगर वैसे देखें, हम अप्रोक्सीमेटली देखें, मास ऑफ प्रोटॉन भी अप्रोक्सीमेटली 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg आता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी अप्रोक्सीमेटली, क्या बोला मैंने, अप्रोक्सीमेटली 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg आएगा। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, वैसे थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा डिटेल में घुस जाओगे तो थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को ओवरऑल मोटे लेवल पे हम इसका मास सेम मान लेते हैं, जो कि किसके इक्वल मान लेते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट। वैसे मैंने बोला फर्क है, मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में स्लाइटली हैवी होता है। अगर आप एटॉमिक लेवल पर हो तो दोनों के मासेस में ज्यादा फर्क नहीं लेते, लेकिन अगर आप न्यूक्लियर लेवल पर चले गए, न्यूक्लियस लेवल पर, तो भाई दोनों के बीच में जो मास है उसके बीच के डिफरेंस को भी कंसीडर करना पड़ता होता है। फिलहाल मैंने क्या बोला है कि दोनों के मास में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अब देखो, मान लो कोई भी एटम है, लेट कोई भी एटम है, एनी एटम, हाइड्रोजन की बात कर ले, फिर मैंने बोला था ये लो ड्यूट्रॉन की बात कर लो, फिर हमने बोला चल कार्बन की बात कर ले। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। मास नंबर कितना होता है, 12। किसी और की बात कर लो, किसी चीज की भी बात कर लो। अब इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या है यार, एक प्रोटॉन है, तो कितने पार्टिकल है इसके अंदर, एक ही पार्टिकल है, ठीक है। तो इसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है बस। इसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। पहले प्रोटॉन लिख रहा हूं, फिर न्यूट्रॉन लिख रहा हूं, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये 1 + 0 है। इसके अंदर क्या है यार, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। अच्छा, 1 + 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये क्या है, इसका मास है, जिसको तुम मास नंबर बोलते हो। अब ये 2 का मतलब क्या है, ये जो न्यूट्रॉन है इसका मास नंबर 2 है, या कई बार कह देते हैं इसका एटॉमिक मास 2 है। देखो कहते हो ना, इसका एटॉमिक मास कितना है, 2 है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 है। तो भाई इसको मास क्यों बोल रहे हो, ये तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है ना, मास क्यों बोल रहे हो इसको। भाई इसको मास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम मान के चलते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो, ये देख, किसके इक्वल है, 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल है। मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो भी किसके इक्वल है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। मैंने बोला अप्रोक्सीमेटली, अभी थोड़ी देर में एग्जैक्ट वैल्यू लिख दूंगा, दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, थोड़ी देर में इनकी एग्जैक्ट वैल्यू लिख दूंगा, लेकिन ओवरऑल हम मान लेते हैं कि दोनों का मास लगभग सेम है। एटॉमिक मास 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। न्यूट्रॉन का भी कितना मानते हैं, 1 AMU। तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 2 AMU हो गया कि नहीं। अब न्यूट्रॉन के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है, सिर्फ एक प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसलिए कह देते हैं कि जो हाइड्रोजन का मास है कितना है, 1 है। एक्चुअली ये 1 नहीं है,
1 AMU है। अब 1 का क्या मतलब हुआ, मतलब 1 kg है क्या, 1 ग्राम है क्या? 1 का मतलब वहां पर 1 एटॉमिक मास यूनिट है। इसका मास कितना है? 2 एटॉमिक मास यूनिट। क्यों? एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक इसके अंदर प्रोटॉन है, एक इसके अंदर न्यूट्रॉन है, तो 2 हो गए, दोनों का मास 1 AMU है, तो टोटल 2 AMU हो गया कि नहीं? इसका मास कितना है? 12। 12 का मतलब क्या है? इट इज नॉट जस्ट 12, इट इज 12 एटॉमिक मास यूनिट। तो कार्बन का मास कितना है? 12 AMU। यार AMU बोलना चाहिए ना, अब वो अंडरस्टूड है क्योंकि वो कहता है कि कार्बन का मास 12 है, मतलब AMU में बोल रहा है। अदरवाइज बिना यूनिट के हमने कई बार बोला है आपको, जो आपकी जो भी फिगर है वो मीनिंगलेस हो जाती है। अब 12 का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, 12 kg भी हो सकता है, 12 ग्राम भी हो सकता है, तो एक्चुअली इट इज 12 AMU। अब 12 AMU क्यों आ गया यार? इसके अंदर टोटल 6 + 6 12 पार्टिकल हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन्स का मास कितना आया था? 6 AMU, न्यूट्रॉन्स का भी कितना आ गया? 6 AMU, तो टोटल कितना आ गया? 12 AMU। तो AMU क्लियर होना चाहिए यार, AMU इज स्पेशल यूनिट ऑफ मास। मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली 1 AMU मानते हैं। 1 AMU की वैल्यू 1.67 × 10⁻27 kg होती है जी। 1.67 × 10⁻27 kg। कोई मर्जी एटम ले लो, यूरेनियम की हम बात कर रहे थे, तो इसका मास 235 है, मतलब इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम जो है वो 235 है, लेकिन इसका मास 235 बोलने का मतलब मेरा क्या है कि इट्स मास इज 235 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, बात को खत्म करते हैं। तो AMU में एक चीज और देख लो, AMU की डेफिनेशन बेटा, ये तो मैंने कंसेप्ट बता दिया, वैल्यू भी बता दी। अब AMU की वैसे जो डेफिनेशन है, कई बार पूछ लेगा कोई कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज, लिख लेना भाई, लिख लेना, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। क्या बोला हमने? 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब ये डेफिनेशन है भाई, कार्बन के हिसाब से इसका मास मेजर किया गया है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। बेटा याद रखना है, 1 AMU इज डिफाइंड एज 1 AMU इज डिफाइंड एज, तुम पूरा लिखो भाई, मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूं। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ओके, कर कराकर इसकी जो वैल्यू आती है वो वही 1.67 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻27 kg आ जाती है। ओके, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू ये याद कर लो। अब एक चीज और बतानी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बात हो ही गई, स्मॉल यूनिट है किसकी? एनर्जी की। वैल्यू पता ही है, कई बार यहां पर हमें MEV दिया होता है, ठीक है? MEV का मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन का मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1 MEV = 10⁻6 इलेक्ट्रॉन। देखो
ये जो m वर्ड यूज किया ना m, अगर ये वाट के साथ लगेगा ना तो इसको मेगावाट बोला जाएगा। अगर ये MW लिखा हो, ऐसा होता है किलोवाट, तो इसको मेगावाट बोला जाएगा। मेगावाट होता वही 10⁻⁶ ही है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ लग गया तो है तो 10⁻⁶ ही, मेगा नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं? मिलियन। मेगा का मतलब भी 10⁻⁶, मिलियन का मतलब भी 10⁻⁶, मिलियन मतलब भैया 10 लाख, 10⁻⁶। ठीक है जी, मिलियन मीन्स भी 10⁻⁶ ही होता है, बट मिलियन ही बोलना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 मैव मतलब 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके साथ जब 10⁻⁶ लग जाएगा तो यार ये -19 है, ये 6 लगेगा तो -13 बच जाएगा, चेक कर लेना। 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ये भी बहुत यूज होगा, मैव भी इस चैप्टर में काफी यूज होगा, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। ठीक है, यूज होगा ये। अब अगली बात, हम इसकी डेफिनेशन दे रहे थे, जैसे इसकी डेफिनेशन दी ना, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मैंने बेटा एक बात बोल दी थी, इसके नीचे की जितनी भी बातें हैं वो एग्जाम में आएंगी। इससे ऊपर जो था वो पॉइंट जनरल थे, इसके नीचे वाली जितनी भी बातें हैं एक्सप्लेन भी करनी पड़ रही हैं, और उनमें से क्वेश्चन भी आएगा, तो थोड़ा ध्यान से। मैव की बात हो गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात होगी, फिर मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन कर दो, पहले भी कई बार डिफाइन किया होगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन दूं, लिख लेना भाई कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। और 1 वोल्ट बहुत बार हो गया, पहले भी कई बार डिफाइन कर दी हुई है ये, फिर से सुन लो बेटा प्यार से कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफाइंड एज, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, पूरा लिखना भाई, मैं शॉर्ट में लिखता होता हूं। 1 electron volt is defined as the amount of energy gained by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सीलरेट करा दो तो जितनी भी एनर्जी गेन कर लेता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आपको पता है एनर्जी का फार्मूला Q इंटू वी होता है, एनर्जी का फार्मूला Q इंटू वी होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है। वोल्टेज कितनी देनी है? 1 वोल्ट देनी है थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, इसलिए ये एनर्जी E आ गई। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है, इसलिए एनर्जी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ गई। अब एक इलेक्ट्रॉन है, उसको 1 वोल्ट दोगे, वो जो एनर्जी गेन करेगा उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, इसलिए इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाती है। ठीक है जी, तो दो बातें, एक AMU, ठीक है, का मतलब ये क्या लिख दिया हमने, 1 AM का हो जाता है हमको, इट इज 1 AMU मेरे भाई। यहीं पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके जी, तो दो बातें, एक तो इनकी क्या पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और AMU की कहानी पता होनी चाहिए कि है क्या चीज, मतलब मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अब होता ही नहीं है कई बार क्लियर कि ये कार्बन 12 का मतलब 12 क्या है, वहां पर बोलते हैं उसको मास नंबर है, लेकिन मास नंबर क्यों बोलते हैं ये नहीं क्लियर होता। अब भैया मास नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मास ही है एक्चुअली, बस वो किस में दिया हुआ है, AMU में दिया हुआ है। ठीक है, मैं बोल रहा था अप्रोक्सीमेटली सेम होता है लेकिन थोड़ा फर्क होता है। तो अगर पीरियोडिक टेबल में जाके देखोगे ना, इनके मासेस जो होते हैं वो पॉइंट्स में दिए होते हैं। अब वो पॉइंट्स में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन एग्जैक्टली 1
AMU नहीं होते, 1 पॉइंट समथिंग होते हैं। मैंने बोला एक थोड़ा सा काम रह गया, वो करवा दें, उसके बाद उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज भी लिखवाएंगे फिर, ठीक है, उनकी भी जरूरत पड़ेगी हमें। फिलहाल 1 AMU 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता दिया। ओके, अब अगली बात, 1 AMU 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और MEV, AMU इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MEV की बात हो गई। अब ये आ गया, जितना हो जाएगा भाई, जरूरी नहीं है सारी चीजें आज हो ही जाएंगी, जितना हो जाएगा उतना करा देते हैं, यहां तक तो चलो हो ही जाएगा। ओके, न्यूक्लियर फोर्स, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, और नेक्स्ट लेक्चर में डाल देंगे, ठीक है, 1 घंटे से नीचे रखना है लेक्चर। अब अगली बात, एनर्जी इक्विवेलेंस। अगली बात, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अब ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टाइन वाली बात, E इक्वल टू mc²। अगर मास है तो एनर्जी बन जाएगा, एनर्जी है वो मास में क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। ये चलता रहता है दुनिया में। वो कहते हैं कि जितना मास है दुनिया में उतना ही रहेगा, खत्म होगा तो एनर्जी बन जाएगा। अच्छा, जितनी एनर्जी है उतनी रहेगी। वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती रहती है, मास में कन्वर्ट होती रहती है। बहुत एग्जांपल है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास खत्म हुआ भैया, तुम्हारे पास 1 किलो लकड़ी है, अब उसका मास 1 kg है, अब उसको जला दो। जब जलाओगे पूरी जल जाएगी तो राख बचेगी पीछे। अब जो राख होगी, जो राख बची, यार उसको तोल ले, 1 किलो लकड़ी जला दे, उसकी जो राख बची उसको तोल के देख ले, खाली ग्राम में आ जाएगी वो, 100 ग्राम भी नहीं निकलनी। चल मान ले 100 ग्राम भी निकल गई अगर वो लकड़ी की जो राख है, तो बाकी 900 ग्राम कहां गया, कहां गया? जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? कहां गया वो 900 ग्राम? तो भाई आइंस्टाइन कहता है वो 900 ग्राम किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। 100 ग्राम बचा पीछे, और बाकी किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। सिलेंडर जो लेकर आते हो 14 किलो का होता है, कहते हैं 14 किलो गैस होती है उसमें, सिलेंडर में। अब भाई 14 किलो गैस होती है, जब नया नया आता है उसको सिलेंडर को उठाना मुश्किल बड़ा होता है, एक जगह से दूसरी जगह करना मुश्किल होता है। वो जो सिलेंडर लेकर आते हैं ना, वो तो क्या करते हैं, लिटा कर ना गली में जब एक कोने पे गाड़ी खड़े कर देते हैं, और जब उन्होंने एक एक घर में पहुंचाना हो तो लिटा के साथ लात मार मार के रेड कर लेकर आ रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं फिजिक्स की रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोल करके लेके आए होते हैं क्योंकि उठाना मुश्किल है। जब उनको वापस ले जाते हैं, ये खाली वाला लेके जाते हैं, आराम से उठा के ले जाते हैं, फेंकते हैं फिर तो उठा उठा के। तो यार उसके अंदर गैस होती है 14 किलो। अब पहले जब आती है तब तो होती है, उसके बाद वो 14 किलो कहां चले जाता है भाई, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है एनर्जी है ना, तो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी अगर m मास खर्च होगा, उसके लिए आइंस्टाइन ने फार्मूला दिया, E इक्वल टू mc²। अच्छा, उल्टा भी होता है, एनर्जी मास में भी कन्वर्ट होती है, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मास में भी कन्वर्ट होती है। अब एक पौधा है छोटा सा, पहले उसका मास कितना होगा, अभी तो लगाया ही है तो ग्राम्स में होगा, है ना। छोटा सा पौधा है, मान लो लगाया आपने, पेड़ लगाया। अब भाई वो 6 महीने बाद बड़ा हो जाता है, अब उसका मास बढ़ गया ना। अब वो मास कहां से आया भाई, उसने इधर उधर से एनर्जी इकट्ठी की, सूर्य से ली एनर्जी, जमीन से ली एनर्जी, पानी से ली एनर्जी। अब वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जा रही है, मास में कन्वर्ट होती जा रही है ना। कुछ सालों बाद, 5-7 सालों बाद वो एन गबरू जवान हो जाएगा, पौधा पेड़ बन जाएगा। अब उसका मास इतना ज्यादा हो गया, वो कहां से आया, वो एनर्जी ही किस में कन्वर्ट होती जा रही है, मास में कन्वर्ट होती जा रही है। मतलब बच्चा जब पैदा होता है 2.5 किलो का होता है, उसके बाद क्या है,
उसको खिलाते हैं पिलाते हैं। अब ये थोड़ी है जो उसको खिला रहे हैं, जो मांस उसके अंदर डाल रहे हैं उसी से उसका मांस बढ़ता जा रहा है। पेट फट जाएगा अगर ऐसा हम सोचने लग जाए कि जो हम उसको मांस देंगे, मांस मतलब मांस नहीं, मास MASS वाला मांस, ओके, मैटर। तो उसमें भी जो बच्चा जो है, मैं बोल रहा था 2.5 किलो का पैदा होता है, तो उसको जब हम खिलाते पिलाते हैं तो खिलाते पिलाते हैं भाई, जो मैटर हम उसमें डालते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो एनर्जी आगे चलकर उसके मास में कन्वर्ट होती है। फिर वही बात, तो 60 किलो का आ जाएगा कुछ सालों बाद, कई तो 100 किलो के हो जाते हैं। तो वहां पर क्या एग्जांपल है, एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मास में। जितनी लिविंग थिंग्स है ना उनमें देख एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है, और बाकी जगह पर मास किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। तो E=mc², तो देखो लगेगा ही, लगता ही है कि जी मास एनर्जी इक्विवेलेंस E=mc², वो लगेगा। ओके, पता है, पहले भी कभी क्वेश्चन इस पे बेस्ड किए होंगे। अब यहां पे भी करेंगे, लेकिन यहां पे ध्यान से सुनना, मैं एक पॉइंट बताने जा रहा हूं। मैं कहने जा रहा हूं कि यार मास की ऐसा यूनिट तो केजी है, लेकिन यहां हमें ये केजी भी नहीं, न्यूक्लियस लेवल पर हो। अब न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही है ना, यहां पे मासेस हमें केजी में नहीं AMU में मिलने वाले हैं, ओके। और दूसरी बात, एनर्जी की जो यूनिट है वो जूल है, लेकिन हमें यहां पर जूल में नहीं, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए होगी। मास AMU में गिवन होगा और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए होगी। अच्छा, अगर मैं E=mc² लगाता हूं तो ये तो ऐसा ही सिस्टम है। इसकी जब मैं वैल्यू पुट करूंगा, c यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू 3 × 10⁸ वाली, तो ये तो ऐसा ही है। तो मुझे m भी SI में पुट करना पड़ेगा, E भी SI में पुट करना पड़ेगा। भैया जब मुझे मास SI में पुट करना है, दिया होगा मुझे एटॉमिक मास यूनिट में, मुझे तो इसको SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, केजी में। अच्छा, उससे एनर्जी जाउल में आ जाएगी, लेकिन वो कह रहा है मुझे जाउल में नहीं, मुझे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो मुझे उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, मास को केजी में कन्वर्ट करूंगा, फिर फार्मूला लगाऊंगा, फिर आंसर जाउल में आएगा, फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूंगा। तो यार बार बार थोड़ी करता रहूंगा वो मैं आज कर देता हूं, उसके बाद डायरेक्ट क्या कर लेंगे, रिजल्ट याद रख लेंगे। इतने रिजल्ट डायरेक्ट याद करवाए हैं तो ये भी करवा देंगे। तो पॉइंट ये है कि भाई मान लो लेट हमारे पास मास कितना है, 1 एटॉमिक मास यूनिट है, 1 AMU। और मुझे किसी ने बोला कि यार इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर, लेकिन एनर्जी मुझे किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। मेरे पास और कोई फार्मूला तो था नहीं, मेरे पास फार्मूला था E=mc²। अब मुझे पता है ये वाली वैल्यू मुझे ऐसे ही में पुट करनी पड़ेगी। तो मेरे पास जो 1 AMU मास था उसको केजी में कन्वर्ट करके लिखना ही पड़ेगा। तो मैंने उसको केजी में कन्वर्ट करके लिख दिया, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ओके, कर दिया। E=mc² लगा दिया। मास कितना दिया था मुझे, 1 एटॉमिक मास यूनिट। मुझसे एनर्जी मांगी गई है, अगले ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मांगी है, लेकिन मैंने और कोई ऑप्शन नहीं है, पहले इसको केजी में कन्वर्ट किया कि यार 1 AMU में इतने केजी होते हैं, ले लगा दिया। आंसर किस में आ गया, जाउल्स में। जाउल में आना था भाई, मास केजी में पुट किया और ये ऐसा यूनिट में है, मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी की वैल्यू 3 × 10⁸ वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू, आंसर जाउल में आ गया। लेकिन अगला कहता है मुझे जाउल में नहीं चाहिए, मुझे किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। अब जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो मुझे पता है जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ता है, ई से डिवाइड करना पड़ता है। अब जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने उसको मान लो ई से डिवाइड कर दिया। तो अब इसको ई से जब मैं डिवाइड कर दूंगा
तो ये क्या बनेगा, इट विल बी E इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, नीचे 1.67 इंटू 10⁻⁻19। ये आंसर किस में आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व कर कर ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 931 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको मैं लिख दूंगा 931 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब मैव। अब 931 पॉइंट समथिंग आता होता है, लेकिन क्या याद रख सकते हैं, 931 याद रख सकते हैं। अगर बेटा न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू दे दी हो, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी हो कि 931.5 है, तो 931.5 ले लेना है, अदरवाइज 931 से काम चल जाएगा। तो पॉइंट क्या निकला यार, पॉइंट ये निकला कि 1 AMU मास अगर खर्च हो जाए पूरी तरह से, 1 एटॉमिक मास यूनिट अगर खर्च हो जाए, मतलब मास खत्म हो जाए, तो एनर्जी बनेगा, कितनी एनर्जी बनेगा, 931 मैव बनेगा, याद रखना। तो क्या बोला हमने, 1 AMU इज इक्वलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वलेंट टू, इक्वल नहीं है ये, इक्वलेंट है, मतलब इसके इक्वलेंट है 931 मैव। कहीं कहीं आपको 931.5 भी मिलेगा, लेकिन हमने आपको क्या याद करवा दिया, 931 मैव। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931 मैव। तो बेटा जी यहीं तक हमने क्लोज करना है कि छोटी मोटी बातें याद करो, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में हम लेकर जा रहे हैं। एक चीज और लिखवा देता हूं, मैंने बोला था मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली 1 AMU है, लेकिन अगर इसको, क्योंकि अब यहां पर फर्क पड़ेगा इस चीज का, अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो याद रखना प्रोटॉन की वैल्यू रखनी है 1.00785, कितनी, 1.00785 AMU। देख राउंड ऑफ कर देगा तो 1 AMU ही है, लेकिन तीसरे डेसिमल पे जाके फर्क पड़ जाता है। और न्यूट्रॉन की वैल्यू जो याद रखनी है 1.00865 AMU, ये याद रखनी है। अब अप्रोक्सीमेटली तो दोनों सेम ही है, लेकिन फर्क हो गया ना भाई, ये 8665 है ये 7825 है, तो इस हिसाब से इनमें से ज्यादा हैवी कौन सा हो गया, प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है जी, तो जितनी भी बातें बोली भाई उनको याद रखना, काम बहुत आने वाली है, काम बहुत आने वाली है। न्यूमेरिकल आएंगे इस पे बेस, आगे बाइंडिंग एनर्जी आएगा लास्ट में टॉपिक, तो इस पे बेस न्यूमेरिकल वगैरह भी फिर बनते होते हैं अपने। तो जी इसको कवर अप करो जितना भी करवा दिया। 1 एटॉमिक मास यूनिट 931 मैव के इक्विवेलेंट होता है, ये भी याद रखना है। मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, लेकिन अब न्यूक्लियस के अंदर घुस चुके हैं तो आप सेम मत मानो, जो वैल्यू लिखा दी वो याद रखो। मोस्टली न्यूमेरिकल्स में मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन होगा, लेकिन अगर गिवन नहीं होता तो ये जो वैल्यूज दे रखी हैं इनको क्या कर लेना, आपने याद कर लेना है। तो बेटा इसको करो, थ्योरी है, कुछ देर बाद न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे। तो आज यहीं पे आपको क्लोज कर रहे हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।